नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। आज चैनल पर वक्त है तीन बड़ी खबरों का और पहली बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो कि आज पूरे देश की बड़ी खबर है क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने आज इतिहास रच दिया है। देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के साथ साथ यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए नियमावली और पोर्टल का भी उद्घाटन कर दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य के लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद हमने इसे प्राथमिकता से किया। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया गया और इस पर एक अधिनियम लाया गया। अब कानून लागू होने के बाद धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस मौके पर कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहाँ मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों शादाब शम्सी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये
समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि अभी अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए, सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, एक बार फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज क्योंकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद, आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ पे। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बातें अभी आप सुन रहे थे। ऐसे में और क्या कुछ इसमें खास है, इसको जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड आजाद हिंदुस्तान का पहला राज्य आज बन चुका है। कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आम जनता को समझनी चाहिए, उनको विस्तार से समझाइए। करीब 3 साल की मुश्किल के बाद आखिरकार प्रदेश में जो है वो लागू हो चुका है। दिखा दी है। ऐसे में आजाद भारत के बाद अब यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। ऐसे में जब यूसीसी की बात की जाए तो जिस तरीके से यूसीसी के जो प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि इसको लेकर क्या कुछ जिस तरीके से तमाम चीजें ड्राफ्ट बना, नियमावली बनी, वो सब चीजें हुई, लेकिन जो इसमें मुख्य बिंदु यूसीसी में है उसमें लिविंग रिलेशनशिप में पंजीकरण को लेकर हो, जिसमें कि कोई भी अगर लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो उन्हें अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके वो उन्हें जरूर जो है कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराया गया था तो वो है जो एक कानून भी जो है वो माना जाएगा, और उसके लिए जो है कई कानून जो है बनाए भी गए हैं। इसी के साथ साथ विवाह का पंजीकरण, यानी कि अगर किसी की शादी होती है तो शादी का पंजीकरण जरूर इसमें कराना होगा, और अगर शादी का पंजीकरण नहीं कराया जाता तो वो अमान्य जो है माना जाएगा। इसी के साथ ही हालांकि ये चीज जो है वो 26 मार्च 2010 से जो है रखी गई है। 26 मार्च 2010 के बाद जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें डेडलाइन भी रखी गई है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी को अपना कराना होगा, जिनकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद जो है वो हुई है। 26 मार्च 2010 से पहले जिनकी शादियां हुई हैं उन्हें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। इसी के साथ ही तलाक को लेकर के भी यूसीसी में तमाम चीजें रखी गई है। तलाक जो है वो सभी नियम सभी के लिए एक होंगे। ऐसे में अगर किसी की शादी हुई है और अगर बिना जो है उसके कोई दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकता तलाक के, तो इस तरीके की चीजें भी इसमें रखी गई है। तो इस तरीके से तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो विवाह की आयु हो, लड़कियों की हालांकि वो पहले से भी है लेकिन अब यूसीसी में से रखा गया है लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष यह बिल्कुल पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दी गई है। अगर ऐसा नहीं करता तो वो भी कानूनी जुर्म जो है माना जाएगा। तो इसी तरीके से और चाहे गोदनामा हो या फिर संपत्तियों में हिस्सा हो, यानी कि अगर जो बच्चों की संपत्ति है उसमें पिता का हिस्सा हो या फिर अन्य जो पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी हिस्सा हो, इस तरीके की तमाम जो इसमें तमाम चीजें रखी गई है यूसीसी में। और ऐसे में अब जो है इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन जो लोग करा भी रहे हैं और आज भी
जो प्रथम जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, करीब 5 लोगों ने जो है वो शादी का अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो है पहले नागरिक बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रेशन कराया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि 27 जनवरी जो है वो प्रदेश में समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में जो है वो हर वर्ष मनाया जाएगा। तो इस तरीके से यूसीसी प्रदेश में लागू हो चुका है और ऐसे में अब इसको लेकर आगे किस तरीके से इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं और आगे इसको लेकर क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, इसमें क्या कुछ बदलाव और आगे समय के साथ साथ होते हैं, या तमाम चीजें आने वाले वक्त पर निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल अरुण, आपने तो ठीक कहा कि आने वाले वक्त में ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे हम अडॉप्शन की बात करें या फिर कंपनसेशन की बात करें, तो इसको लेकर भी लोग जानना चाहते हैं कि इन दो चीजों में किस तरीके का बदलाव यूसीसी के अंदर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए चाहे गोदनामा हो या फिर कंपनसेशन की बात हो, तो इन तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें कि गोदनामे को लेकर के भी तमाम चीजें इसमें रखी गई है। और जो कंपनसेशन है, यानी कि अगर तलाक होता है या शादी होती है, शादी के बाद तलाक होता है, तो उसमें भी यानी कि जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप की बात हो या शादी की बात हो, तो ऐसे में जो अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी जो रहेगा और अगर उसके जो लिविंग रिलेशनशिप में युवक युवती रहेंगे, अगर उनसे भी कोई संतान उत्पन्न होती है, संतान पैदा होती है, तो उस अगर बाद में उनमें कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है या अगर वो अपना लिविंग रिलेशनशिप में जो रह रहे थे उसमें अगर उसे वो छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के भी संतान का भरण पोषण जो है वो दोनों को करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें भी जो है इसमें रखी गई है और साथ ही साथ जो पहले से जो हालांकि तमाम चीजें हैं, संतान के भरण पोषण को लेकर कुछ चीजें पहले से भी हैं, कुछ चीजें इसमें बदलाव भी की गई है, जो नियमों भी बनाई गई। तो ऐसे में आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव इसमें होते हैं, किस तरीके से इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या होते हैं, जिस तरीके से हमने कहा, तो ये तमाम चीजें आगे आगे किस तरीके से यूपी प्रदेश में काम करेगा, किस तरीके से लोगों को इसमें समान अधिकार मिलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि यूपी में जो कुप्रथाएं हैं उन्हें खत्म किया गया है, किसी प्रथाओं पर को खत्म नहीं किया गया। जिसके धर्म में शादी विवाह जिस तरीके से होता है, सभी धर्मों के अपने अपने रीति रिवाजों से वो अपने शादी विवाह जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी धर्म से जो अपने रीति रिवाज है या जो वो है उन्हें इस तरीके से खत्म नहीं किया गया। हालांकि जो कुप्रथाएं हैं, जो समाज में कुप्रथाएं के रूप में है, उन्हें खत्म जो किया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसी के इसमें टारगेट नहीं किया गया, सभी के लिए समान है। तो ऐसे में यूसीसी का इसका इफेक्ट प्रदेश में क्या पड़ेगा, आने वाले समय में लोगों के जीवन पर इसका कितना असर पड़ेगा, किस तरीके का इसका इफेक्ट होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, यह तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखने वाली होगी। क्योंकि कोई भी कानून होता है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। तो ऐसे में यूसीसी के मेरिट्स आने वाले समय में क्या नजर आते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं, यह तमाम चीजें आने वाले समय में गौर करने वाली होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है राजनीति के गुंडों से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक आमने सामने हो गए हैं। स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे पर खून के प्यासे हैं। हरिद्वार के खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हरिद्वार में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर खानपुर से मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन इससे पहले जो दो दिग्गजों के बीच हुआ उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा की लड़ाई सोशल मीडिया पर शुरू हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां दी। बाद में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधायक के आवास पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने मारपीट के साथ ही गाली गलौज की। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उस वक्त उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर लाइव पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को ललकारा और हंगामा किया। बाद में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ उमेश कुमार शर्मा के कार्यालय में जाकर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। बाद में उमेश कुमार शर्मा पिस्टल लेकर एक वीडियो में भागते और गाली देते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जान से मारने की बात कहते सुनाई दे रहे। अब मामला पुलिस के पास है, दोनों नेता पुलिस हिरासत में हैं। इधर विपक्ष अब पूरे प्रकरण को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि सरकार ऐसे नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है।
तो पहले सोशल मीडिया से लड़ाई शुरू हुई। एक विधायक है और एक पूर्व विधायक, क्षेत्र एक ही है, खानपुर। इस वक्त 2022 का जब नतीजे यहाँ पर आए तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जो कि मौजूदा वक्त में विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने बाजी मारी। उसके बाद ही ये लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि ये गढ़ चैंपियन का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में जब यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर उमेश कुमार जीते तो उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर गाली गलौज और इतनी भद्दी जो टिप्पणियाँ वो एक दूसरे पर की जाती हैं, यहाँ तक कि परिवार को भी नहीं छोड़ा जाता है। लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये लड़ाई अब आमने सामने की हो चुकी है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, कोर्ट में मामला गया। उसके बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ताज़ा अपडेट ये है। पूरे मामले पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है विधायक और पूर्व विधायक के मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा जो मामला था सोशल मीडिया से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब देखते देखते पूरा मामला जो है हरिद्वार सिटी का हॉट मामला बन गया, क्योंकि हमने देखे कि यहाँ प्रोविंशियल चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार जो है गढ़पुर कोतवाली में लाया गया था। यहाँ सुबह उनकी मेडिकल जांच होने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से अब उनको 14 दिन की न्याय की हिरासत में जो है जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। दोनों ही लोगों के जो समर्थक है वो जेल के बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद में जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस समय में जेल के बाहर मौजूद यहाँ इसी रास्ते से जो है चैंपियन को भी जेल में शिफ्ट किया गया। कुछ समर्थक भी उनसे बातचीत कर लेते क्या था पूरा मामला और किस तरीके से देखते जी? मामला तो ये पहले फेसबुक पे चल ही रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन इस तरह से एक दूसरे को घरों पे जाना ये ठीक नहीं है और इससे जनता को भी गलत मैसेज मिलता है। और बहुत ही जो भी घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरुआत जो है बहुत सारे समर्थक बाहर थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई भाई देखो, 100 समाज जो है चैंपियन साहब के समर्थक में उतर रहे हैं लोग, हर बिरादरी 36 बिरादरी से। लेकिन जो उमेश कुमार जी ने रात को उनके घर पे जाके जो चीजें की हैं वो गलत हैं। सभी समाज के लोग इसको गलत मान रहे हैं। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। चीजें चल रही थी फेसबुक पे तो चलो ठीक थी, लेकिन फेसबुक पे भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब एक दूसरे को चैलेंज किया तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन देखने को मिला है। अच्छा, दोनों खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, लेकिन धाराओं में बहुत अंतर है। चैंपियन जी के ऊपर जो है 307 में मुकदमा लिखा गया, जबकि उधर ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या आगे कार्रवाई? देखो, प्रशासन अपने माध्यम से अपने जो तरीके हैं, जो काम करने के जो भी धाराएं हैं, वो प्रशासन का काम है। और कहीं ना कहीं चीजें प्रशासन बैलेंस करके ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए थे। आते जाते रास्ते वालों किसी को भी गोली भी लग सकती थी, कोई भी घटना। लेकिन जहां तक वीडियो में तो जैसे कि देखा गया है कि शुरुआत, क्योंकि वो तो एक चैलेंज के तौर पे चैंपियन साहब वहां पे गए थे घर पे, लेकिन वहां पे कुछ एक व्यक्ति द्वारा जो है डंडा उठाया जा रहा है और वहीं से सारा विवाद शुरू हुआ है। क्योंकि शुरुआत जो है उस व्यक्ति, मैं नहीं जानता कौन है वो, उसने डंडा चैंपियन साहब के ऊपर उठाने की कोशिश की और उसे रोकने के चक्कर में सब चीजें हुई हैं। और फिर पथराव दोनों तरफ से हुआ और फिर उसके बावजूद हो सकता है कि अपने जो है बचाव में गोली चलाई गई। जो भी है वो पुलिस का काम है। बिल्कुल, देखिए रवि, कहीं जी। यही है कि पुलिस पे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ऐसे में अब कुछ ही समय के बाद में जो कानपुर विधायक है उमेश कुमार, उनको भी यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि मेडिकल जांच के लिए उनको भी जिला अस्पताल भेजा गया था, लेकिन अब कुछ समय के बाद उनको रोस्ताबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आएगा उस पर सबकी निगाह यहाँ पे टिकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे गए पूरा मामला था, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी के साथ में स्थानीय व्यक्ति के साथ में कोई दिक्कत था उसका पुलिस ने यहाँ पे विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से पत्थरबाजी भी की जाती है, गोलियां भी चली, तो उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी डरे सले रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि तमाम जो दोनों ही लोगों के समर्थक है वो जेल के बाद जमा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट में पूरा मामला चला था। कोर्ट से 14 दिन की न्याय की हिरासत में जो है चैंपियन को जो है जेल में शिफ्ट किया गया है। जी रवि। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा देखना महत्वपूर्ण है। आप नजर बनाए रखेगा। शुक्रिया आपका।
अब आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले महाकुंभ स्थित अरिल घाट पर साधु संतों से मुलाकात की और उनसे धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा भी की है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी और साधु संतों के साथ त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी भी लगाई। डुबकी लगाने के बाद गृह मंत्री ने अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ संगम तट पर पूजा अर्चना भी की है। बता दें कि त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन है। इसके अलावा महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लेटे हुए हनुमान मंदिर और अभय वट का भी दर्शन किया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए संगम में पूजा अर्चना की, संतों के साथ चर्चा की है। तो प्रयागराज में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाकुंभ में पूजा अर्चना की, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ ही संगम में भी उन्होंने पूजा अर्चना की है, संतों के साथ भी चर्चा की है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी लगाते वक्त उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साधु संतों के साथ ही उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई, संगम तट पर पूजा अर्चना की है गृह मंत्री ने और संतों के साथ चर्चा करते हुए भी वो प्रयागराज दौरे के दौरान दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। संगम में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद साधु संतों के साथ धार्मिक विषयों को लेकर भी चर्चा की है। यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने यहाँ पर किस तरीके से महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और क्या तैयारियां की गई हैं, उनको लेकर भी उन्होंने फीडबैक लिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से घनश्याम शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। घनश्याम, गृह मंत्री का ये दौरा वहां पर रहा, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, उन्होंने वहां पर साधु संतों के साथ बातचीत की। पूरा शेड्यूल किस तरीके से रहा और वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली? जी, आपको बता दें कि आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे और वहां जो है संगम में संतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आस्था की डुबकी लगाई। इस बीच उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री के साथ साधु संत के साथ योग गुरु रामदेव भी थे और उन्होंने जो है उन आस्था की डुबकी लगाई। और उसके बाद जहां शेड्यूल की बात करें तो वो 11:30 बजे यहाँ बमरौली हवाई अड्डे पहुंच गए थे। वहां से सीधे जो है वो डीपीएस स्थित हवाई है वो हेलीकॉप्टर से जो है डीपीएस स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद जो है सीधे वीआईपी घाट पहुंचे और साधु संतों के साथ। जी ठीक है घनश्याम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।